चलो, तो मैं सुबह टाइम पढ़ा रहा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं एक्चुअली बता रहा था फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर मैं बता दिया था। लेकिन अगर जो मेरे ख्याल से सारे तो आ ही आए हैं, वो रिकॉर्डेड भी है, वो सेंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि फिनॉल की एसिडिक नेचर को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। और इस फिनॉल के एसिडिक नेचर को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो देखो कैसे, पहली बात ये कैसे करते हैं कि फिनॉल में ऐसे बोला जाता है कि इसका जो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजीन या फिनॉल के ऑक्सीजन के हाइड्रोजन में जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग कुछ बुक्स में अंदर ऐसे भी मिल जाता है कि फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जो फिनॉल का ऑक्सीजन में OH जुड़ा हुआ है ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता है, और अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, और इस आयन को हम लोग नाम दे देते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी इसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। ये तो यहां पर तो हमको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन है, उसमें जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहां पर एलिमिनेट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अर्थात ये बेंजीन क्या कर रहा है, बेंजीन H+ डोनेट कर रहा है, और अगर H+ डोनेट कर रहा होगा तो इसको मैं प्रोटॉन डोनर बोल सकता हूं। और अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो इसकी नेचर कैसे होगी, एसिडिक नेचर का होगा। ये तो क्लियर हो जाता है इसके द्वारा। अब मैं यहां पर समझाने वाला हूं कि ये कैसे हो गया है, लेकिन पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। पर दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों में से आप एक ही बनाना, मैं एक ही बताऊंगा, दोनों तो नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा। मैं सुबह टाइम मेरे ख्याल से इसके बारे में पूरा मैंने बता दिया था। अब मैं यहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूंगा कि फिनॉल, दोनों वीडियो से मिल जाएगा बेटा, दोनों वीडियो से मिलेगा। मैं इसको समझाने वाला हूंगा कि इसके बेस पर वो कैसे बोलता है कि एसिडिक नेचर होता है। तो मैं इसको रफ करूंगा ये वाले, क्योंकि हमने सुबह ही पढ़ा रखा था, तो यहां से इसको मैं रफ करता हूं, और इसका जो दूसरा नेचर था उसको हम एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो देखो ये क्या बोलते हैं कि इसमें कैसे पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, बेंजीन को कुछ इस तरह से बनाता हूं OH, इसमें बेंजीन के ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऑक्सीजन में एक्चुअल में दो लोन पेयर होते हैं, और रेजोनेंस का क्राइटेरिया के अंदर में ये दिखाया जाता है कि रेजोनेंस के अंदर में दो चीजें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेजोनेंस में दो चीजें इंवॉल्व हो सकती है। पहला, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा होगा, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। देखो किस तरह से अभी मैं समझाने वाला हूंगा। यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, ये जो लोन पेयर है सबसे पहले ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ये तो पता है ना, यहां पर कार्बन रहते हैं, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, या ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाता है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाला होगा। देखो O और यहां पर H बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैं वो जो पहले बता रहा था उसमें थोड़ा सा लास्ट में छूट गया, लाइट ऑफ हो गई थी तो फिर क्लास चल नहीं रहा था, तो उसको ही बताऊंगा। पहले इसको समझ लो, इसको, क्योंकि वो तो हमें सुबह समझा ही दिया था। इसको पहले देखते हैं क्या करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे हम लोग और चलते हैं, आगे कैसे चलते हैं भाई, देखो कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में एक बात और देखो, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया हुआ है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरह, दोनों साइड एरो रहता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर से यहाँ आता है,
और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। यहां देखना 2-3 चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूंगा जो आपके काम के चीज होंगे भाई। डबल बॉन्ड यहां, नेगेटिव यहां, डबल बॉन्ड यहां पर है। ये पाई बॉन्ड अगर यहां से शिफ्ट होता है तो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन जाएगा OH पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं और बनाना चाहूं तो हो क्या सकता है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर में ये जो डायग्राम बन रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड अगेन वैसी की वैसी हो जाएगा। मतलब ये OH पाई बॉन्ड यहां पर और यहां पर। तो मैं यही सुबह टाइम भी ये बता के रखा था कि अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स था, वो पाई इलेक्ट्रॉन सारे रिंग के अंदर में डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, घूम रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसे हम लोग रेजोनेंस नाम दे देते हैं। एक बात और ध्यान से समझना कैसे, ये जितना भी मैंने अभी तक स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो एक काम कर लेता हूं, इसको नाम दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, ये हो गया 3rd, ये 4th और ये 5। तो लेके अगर बोलोगे ये वाले स्ट्रक्चर ये दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे तो मैं सिंपल सी बोल सकता हूं कि 1 से लेके 5वें तक का जो भी स्ट्रक्चर है ऐसे करके शो कर देते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर नाम देते हैं। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ और नाम दिया जाता है इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हिंदी में बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हिंदी में इसे बोला जाता है बेटा अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। लेकिन इन सब को मिला करके देखो, इन सब का स्ट्रक्चर बोलोगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर सब में अलग अलग टाइप का दिख रहा होगा। इसलिए क्या करते हैं पब्लिक्स कि इन सब स्ट्रक्चर को एक साथ मिला करके एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो बनेगा कैसे, तो देखो इसको कुछ इस तरह से करके बनाया जाता है। ये ट्रिपल एरो रहता है और बराबर नहीं है भाई, ट्रिपल एरो है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है ये। इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं। यहां पर से देखो पाई बॉन्ड जहां जहां शिफ्ट हो रहा था इस पर तो लिख लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और यहां पर इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पता नहीं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। आ जा रहा है। तो भाई ये मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब एक प्रॉब्लम यहां पर आया कि आप ये तो बता दिए कि इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहां से H+ तो निकल ही नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए इस पाई बॉन्ड को अपने साइड खींच लेता है और हाइड्रोजन यहां से H+ फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऊपर देखो जरा, मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं कि दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे बना रखा है O और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, बाकी जैसे बना हुआ है अपने को मतलब नहीं है। यहां पर से क्या करता है, ये पाई बॉन्ड को जैसे ऑक्सीजन अपने साइड खींचता है तो ऑक्सीजन पे तो हो जाता है कोई भी चार्ज नहीं, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन यहां से प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मतलब कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा भी यहां पर H+ बाहर निकल रहा है, और अगर H+ बाहर निकल रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि फिनॉल की नेचर एसिडिक होगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये जरा आप लोग लिख लो, फिर आगे हम लोग और बताते हैं। भाई दूसरी जो मैंने फिनॉक्साइड आयन के द्वारा बताया है, लेकिन अगर आपके पास कभी आता है तो वो आप दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो मैं सुबह बनाया था उसको भी और अभी जो बताया उसको भी बना सकते हो। दोनों करेक्ट है, किसी में नंबर कटने के चांसेस सही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी ये सही है, वो मैं समझा रहा हूं। तो चलिए
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को मैंने दूसरी तरह से ऐसे एक्सप्लेन किया था कि ये फिनॉल है, सबसे पहले ये H+ आयन को डोनेट करता है। मैं इस तरह से बना दिया O और यहाँ पर H। सबसे पहले आप यहाँ से अगर H+ को बाहर निकालोगे तो मुझे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा, O पे नेगेटिव चार्ज, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फिनॉक्साइड आयन। और अगर ये फिनॉक्साइड आयन है तो फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है इसलिए इसलिए H+ को ये डोनेट करना पसंद करेगा, और अगर ये H+ को डोनेट करना पसंद करेगा तो इसकी नेचर एसिडिक होगी। चलो देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि फिनॉक्साइड आयन कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये O पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले यहां पास आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो चलो काम की बात पर आते हैं। यहां पास बन जाएगा और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, O बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड। आगे अगर मैं चलूं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये वो बन जाएगा। आगे हम लोग और चलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बेटा बहुत काम की बात बता रहा हूं अभी, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। जिनको रेजोनेंस नहीं आता है उनके पास ऑप्शन नहीं है, याद कर लो, सीधा डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें भी है। और नेक्स्ट स्टेप अगर और बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कैसे कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पास आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो इसको अगर आप पहले स्ट्रक्चर बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकेंड, इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो फोर्थ और इसको बोल दो फिफ्थ, तो पहले और पांचवे में केवल पाई बॉन्ड का डिफरेंस दिख रहा होगा। मैंने सुबह भी बता रखा था कि इस कार्बन को 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4। एक मिनट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ क्या बता रहा था भाई, पहले और दूसरे वाले में देखो मैंने बोल रहा था 3 4 और इसको हम लोग कहा देंगे 5, इसको बोल देंगे 6। तो देखो अगर मैं इसी तरह से इस कार्बन को बोलूं तो इसको आप 1 बोलोगे, इसको 2, इसको 3 4 5 और इसको 6। देखो पाई बॉन्ड में केवल दिख रहा होगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, जबकि वहां पर 2 और 3 के बीच में दिख रहा होगा। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि वहां पर किसके बीच में दिख रहा है, 4 और 5 के बीच में दिख रहा है। यहाँ पर 5 और 6 के बीच में है तो वहां पर 6 और 1 के बीच में होगा। केवल पाई बॉन्ड का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा होगा। तो इन सारे चीजों को, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग अनुनादी संरचना बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है, फिनॉक्साइड आयन का है भाई, तो लिख देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। लेकिन इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, कितने हैं, 5 है। इन पांचों स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ मिलाकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बनता कैसे है, कुछ इस तरह से। देखो इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 3 एरो रहता है, एरो भी नहीं रहता है, वो कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है। आप चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड बोल दो, फलाना ढमक्का, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है और पाई बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज बना लो। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप बोलोगे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है संकरित कक्ष, नहीं, संकरित स्ट्रक्चर या मिला जुला स्ट्रक्चर बोलते हैं। शायद हिंदी में भी हाइब्रिड ही बोला जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर एसिडिक नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन के नहीं, फिनॉल के ऑक्सीजन में प्रेजेंट हाइड्रोजन और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में उत्पन्न नेगेटिव चार्ज अपने आप को रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर लेता है, स्थायी कर लेता है।
इसलिए इसकी नेचर एसिडिक होती है। बस इतना आपको लिखना है, कॉपी हो गया होगा तो बता देना, इसे हम लोग रफ कर लेंगे और आगे चलते हैं। जो 1 नंबर के अंदर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखो भाई, 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये पूछ सकता है कि फिनॉल होता है वो अल्कोहल से एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होते हैं, मोर एसिडिक नेचर का होते हैं। मतलब जैसे मैं अल्कोहल बनाया था R, यहाँ पस H, यहाँ पस H और यहाँ पस OH, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम था कि ये जो HH मैं बना रहा हूँ इसमें का ऑक्सी हाइड्रोजन बाहर निकल जाता था और ये बना लेता था एल्कोक्साइड आयन। लेकिन अगर मैं फिनॉल में बोलूँ तो फिनॉल में बनता है फिनॉक्साइड आयन, जो मैं इस तरह से बनाया हूँ। ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरह से था, O पे वो यहाँ पर बना लो आप OH, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिनॉल। और अगर ये फिनॉल है तो इसमें सबसे पहले तो H+ बाहर निकल जाता था, और अगर H+ बाहर निकलेगा तो मुझे यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और ये H+ बाहर निकल जाएगा। दोनों में अगर देखोगे अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही H+ डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, अगर मैं इसको A नंबर बोल दूं, इसको मैं B नंबर बोल दूं, तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा या अल्कोहल होगा। तो इसके पीछे अगर मैं आंसर पूछूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं सीधा बता देता हूं कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चंस आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। रीजन भी लिख देता हूं, तो यहां पर एक पॉइंट में बना के लिख दे रहा हूं कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अच्छा, अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे एक रीजन लिख देता हूँ। इसको तो हिंदी ट्रांसलेट कर लोगे भाई कि फिनॉल है वो अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय नेचर का होता है। हिंदी में थोड़ा लंबा पड़ जाता है इसलिए छोटा लिखा हूँ। इसका अगर आपसे रीजन पूछे ना, कारण, तो इसका कारण क्या दोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, नहीं, इसका जो एसिडिक फैक्टर था, मतलब एसिडिक किस पर डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था +I इफेक्ट पर, लेकिन इसमें डिपेंड करता है +R पर। और कभी भी अगर आपको चाहे स्टेबिलिटी चेक करना है, चाहे उसकी रिएक्टिविटी चेक करना है, या उसकी एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है, या उसकी बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रेजोनेंस को पहले देखते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, फिर आई देखते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, राइट हैंड आई करके, राइट हैंड साइड नहीं बोलते, राइट हैंड आई बोलते हैं। राइट हैंड आई मतलब दायां पक्ष वाला आंख, ऐसे बोल सकते हैं, इसका ट्रिक्स है बेटा। तो सबसे पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस, मतलब वे मॉलिक्यूल्स ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे जिसकी स्टेबिलिटी किसके द्वारा होगी, रेजोनेंस के द्वारा, फिर उससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, फिर उससे कम हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, और उससे कम किसके द्वारा, आई के द्वारा। इसलिए यहां पर का जो फैक्टर था वो आई पर डिपेंड कर रहा था, यहां का फैक्टर आर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये मोर एसिडिक होगा किसके कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में। ये मेरा शॉर्ट था, इस थोड़ा सा एक तरीका था, मैंने आपको बता दिया है। आगे हम लोग कुछ काम की बात पर चलते हैं और आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, एक और है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, उसके बाद में आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूँगा, देखिएगा कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर आप बेंजीन का पूरा, फिनॉल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको 2-3 चीज़ें पता चल जाएगा। क्या क्या चीज़ें, कि जब मैं इस फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया हूँ तो देख लेना आप पीछे पढ़ने में, उसमें ये मिलेगा आपको कि ये फिनॉल का कौन से फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर में कौन से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि इस पोजीशन को तो हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं मेटा, और इस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं
पैरा। ये तो अपने को बहुत अच्छा से पता है। अच्छा, इसको क्या नाम देंगे भाई? इसका नाम भी ऑर्थो ही होता है। ओ से लिख सकते हैं, चाहो तो ओ डैश लिख लो, इसको चाहो तो आप एम डैश लिख लो या मेटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फिनॉल पर नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर प्रेजेंट है, तो आप सिंपल सा बता दीजिएगा कि ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है इसका, और जबकि मेटा पोजीशन पर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकी तुलना में इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इसकी तुलना में कम नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। और अगर कम नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर में बहुत काम आने वाले होंगे। देखो कैसे, अगर मैं थोड़ा सा, जो मेरी पहली क्लास पढ़े होंगे ऑफलाइन स्कूल के अंदर में, उनको एक बात पता होगा, क्या चीज़ है, कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा जो कि क्या होता है, खुद नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कभी भी इस जगह पर अटैक नहीं करेगा। वो हमेशा और हमेशा कहाँ करना पसंद करेंगे? इस जगह पर अटैक करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो कहाँ रिपल्सन होना शुरू करेंगे। लेकिन अगर मैं कभी भी इस फिनॉल में किसका अटैक करना पसंद करूं, किसका अटैक कराना पसंद करूं? अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना पसंद करूं तो ये 100% यहां पर जाना पसंद करेंगे। कहां पर? यहां पर से जाना पसंद करेंगे। यही मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि फिनॉल के जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे इतना जोर दिया था, उसके पीछे यही रीजन था कि इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये चीजें अगर समझ में आ गया हो तो केमिकल रिएक्शन का नंबर 1 देखने वाले हैं, फर्स्ट मेथड भाई। चलो पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे की बातें केमिकल रिएक्शंस पर, और वो है नाइट्रेशन। ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि नाइट्रेशन क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे, अलग बात है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर में मैं सबसे पहले इसका पढ़ाने वाला हूँगा नाइट्रेशन। देखो इसका मैं बहुत सारा मेथड बता दिया हूँ पिछले क्लास, प्रिपरेशन मेथड, तो मैं सीधा केमिकल रिएक्शन पे चल रहा हूँ। नाम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये है केमिकल रिएक्शन, या इसको चाहो तो आप नाम दे दो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, वाव। अगर देखो सबसे पहले नाइट्रेशन जब भी दुनिया में आ जाए तो समझ जाना ये रिएक्शन किसके साथ होगा, HNO3 के साथ होगा भाई। HNO3 के साथ रिएक्शन कराना नाइट्रिक एसिड के साथ। इसको तो बच्चा जानता होगा, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले क्या करना है, मुझे फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है। जिसका अलग अलग केसेस है, पहले फिनॉल देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। ये फिनॉल है और इसमें मैं ऐसे बेंजीन बना दिया हूँ और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HNO3। लेकिन हमको कोई स्टाइल मारना पड़ेगा भाई, क्योंकि HNO3 को ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है तोड़ के थोड़ा। ये बस आपको आइडिया देना था, HONO2 के फॉर्म में। और अगर आप ऐसा लिख दिए तो 100% पता चल चुका होगा कि इस पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर काम करता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो नाइट्रोजन कहाँ, NO2 कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, यहाँ पर जुड़ना पसंद करेगा। इसलिए सबसे पहले ये H और AOH क्या बाहर निकल जाएगा, -H2O। और अगर यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा तो मेरे दोस्तों NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो OH हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2। इसको हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़े है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थो पर ही जुड़े, वो यहाँ पर भी तो जुड़ सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ज़्यादा था। इसका मतलब कि 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की चांसेस हैं, एक तो यहाँ पर से NO2 बन सकता है, एक तो वहाँ पर बन सकता है। और हमको पता है कि इस वाले को नाम, इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्थो पोजिशन पे तो क्या बोलूँगा भाई, ऑर्थो, और यहाँ पर बोलोगे नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा
नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों बनने की चांसेस हैं। तो ये हो गया बेटा नाइट्रीकरण। कॉपी कर लो जरा, क्या क्वेश्चन, जबकि मैं बताया था कि यही है। देख लो बेटा, अभी मेरे बच्चों एकदम 100% यहाँ से आप करना, इस बार हवा लगना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स भी है क्योंकि। और यहाँ पर मेरा दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, और उसको मैं बोलता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप चेक करके देख लोगे, हर साल आया होगा, हर साल मतलब हर साल अल्टरनेट ईयर में पूछता ही पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से लेके पूछा जा रहा है, ये चाहे क्लास 12 हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमएससी हो, कहीं पर भी पूछा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं लेने का, आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, 100% तरीक बताना है भाई। लेकिन इसको पहले हिंदी से लिख लेते हैं। हिंदी से क्या लिखूंगा भाई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कैसे लिखाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कुछ नहीं करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग को क्या करना है, देखो सबसे पहले फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप फिनॉल ले लो और इसको मैं रिएक्शन करा दूंगा मिथाइल क्लोराइड के साथ में। भाई क्या कराना है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। बस इतने अपने को ध्यान रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर में फिनॉल की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। और ये बन कैसे जाएगा, देखो पहले इसको तोड़ना सीखो। अगर आप तोड़ना सीखेंगे तो मुझे पता है कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसे पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और मिथाइल ही रिएक्शन करने वाला होगा, कैसे, मैं अभी तुरंत समझा देता हूँ, अभी आइडिया लग गया होगा। जैसे मैं HH बना दिया तो मुझे पता है कि HCl बाहर निकलेगा, ये वाली H और ये वाली HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो मुझे पता है कि अगर मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या तो ये फिर मेटा पोजीशन पर जाएगा, नहीं सॉरी मेटा बोलता हूँ, पैरा पोजीशन पर जाएगा। मेटा पोजीशन पर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से H बाहर निकाल सकते हो और यहाँ से Cl, तो बाहर निकल जाएगा HCl, तो माइनस HCl बाहर निकाल दो। और अगर माइनस HCl बाहर निकाल दोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बन जाएगा CH3। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि ये क्लोरीन यहाँ से H के साथ बाहर निकले, और अगर ये वाले H के साथ बाहर निकलेगा तो मुझे 100% ऐसे लग रहा है कि ये OH बन जाएगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। क्या ये बात को मानते हो क्या? और अगर ऐसा मानते हो तो इसका नाम बता दो, नामकरण कर सकते हो ऑर्थोमेटा करके, लेकिन इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रिसॉल। इसको भी हम लोग नाम दे देंगे भाई क्रिसॉल। एक तो ऑर्थो दिख रहा है और एक का दिख रहा है पैरा, तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल और इसको बोलते हैं पैरा क्रिसॉल। पैरा क्रिसॉल या इसको हम पी क्रिसॉल भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है इसमें से ज़्यादा अमाउंट में कौन बनता होगा, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इसमें ये जो प्रोडक्ट है ये मेन प्रोडक्ट होता है, या आप बोलो तो अधिक मात्रा में बनता है, और इसलिए ऐसा प्रोडक्ट को हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोल देते हैं। भाई ध्यान रखना कि इसमें पैरा क्रिसॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मेजर अमाउंट में बनता है बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको याद कैसे करेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इसके लिए मैंने याद किया है भाई ऑल इंडिया फ्रेंड। कैसे, ऑल इंडिया फ्रेंड। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ से AlCl3 होता है, मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है भाई। F से फ्रीडल क्राफ्ट आता है, I से मैंने ऐसे बना रखा है जबरदस्ती का, तो ये है AF, याद कर लो। हमको मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। और अगर आपको है तो एक तरीका और दे देता हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। और वो तरीका क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लिख लो AFM, बोलते हैं ना FM, सॉरी
AFM कैसे लिखेंगे भाई, FM इस तरह से। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि A का मतलब तो होता है AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और F का मतलब तो पता चल ही रहा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और M का मतलब का है मिथाइल क्लोराइड। तो FM से आप याद कर सकते हो, ये ट्रिक है याद करने का। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपकी क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा कॉपी करो, फिर आगे आपको और समझा। मार्केट में आता है भाई रीमर टीमन रिएक्शन, इसके लिए तो ट्रिक भी है, इसके लिए ट्रिक भी मैं बनाया हूं बहुत अच्छी से, शॉर्ट। चलो देखो क्या है। तो सबसे पहले आपको दूसरा रिएक्शन लिखने वाला हूं, और वो है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शंस, ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। रीमर ऐसे लिखा था एक्चुअली, मुझे लग रहा है REI रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हिंदी से लिखोगे राइमर टीमन रिएक्शन, इसको शायद हिंदी में ऐसे लिखा जाता है राइमर और फिर टीमैन, टीमैन रिएक्शन अभिक्रिया, इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में। अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को याद होना चाहिए। याद कैसे करें, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखा है भाई, SORT शॉर्ट। इसका क्या मतलब है, यहां से तो नाम पता चल रहा होगा, R और T मतलब रीमर टीमैन। तो S का क्या मतलब है, S का मतलब होता है, आइए बता देता हूं S का मतलब क्या है भाई। पहले ये देखो, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब होता है भाई। तो चले सबसे पहले फिनॉल बनाओ। देखो कुछ नहीं करना है, पहले जैसे ही करना है आपको, और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिख लूँगा। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलोगे तो सेम ही चीज़ था, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर आपको NaOH लिख देना है। इतना कंफ्यूज होते हो भाई, बड़ा इज्जत का सवाल है ये तो। कुछ नहीं, फिनॉल पहले था, मिथाइल क्लोराइड पहले था, यहाँ पर क्या था पहले AlCl3, अब क्या हो गया NaOH। अगर NaOH आ जाए, इसे लिखा हूँ सोडियम, सो का मतलब क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो शॉर्ट, इसको तो पता होगा, SH में समझना, SORT शॉर्ट। और शॉर्ट से क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड रीमर टीमन, ये तो सेम रहेगा जैसे पहले था। तो कुछ नहीं करना है, अब खुद ही पता चल रहा होगा, 100% पता चल रहा होगा कि कुछ नहीं करना है। इसमें यहां से हम लोग HCl बाहर निकाल देंगे, और अगर HCl बाहर निकल जाएगा तो एक चीज बन जाएगा, वो देखो यहां पर क्या, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर बन जाएगा OH, और यहाँ पर बन जाता है CH3, और बाहर का निकल जाएगा HCl। लेकिन 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 दूसरी पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि यहाँ पर बन जाए, ये OH बन जाए, और यहाँ पर ना बन के वो यहाँ पर बन जाए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें एक स्टेप्स और होता है। एक स्टेप्स और क्या होता है, जब हम लोग इसको आगे जाके रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस होता होगा, या जो भी होता है पहले ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले तो ये रिएक्शंस हो गया, जब दोबारा हम इसको रिएक्शंस कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि यहाँ से H2O बाहर निकाल देता है H को, और यहाँ से OH आके खुद जुड़ जाता है यहाँ पर। और अगर ऐसा जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना देता है। ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, अभी तक सही है मेरे ख्याल से। यहाँ पर बन जाता है CH3। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये जो मिथाइल दिख रहा है वो मिथाइल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में, कुछ इस तरह से। ये बड़ा कंझट वाला काम है, OH रहेगा और यहाँ पर CHO यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाता है। इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। देखो पहले एक काम करो, रुको पहले ट्रिक समझो, रुको, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले एक काम करते हैं, हमको ये तो पता चल चुका है, आपको यही लिखना भी है, ये रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, फलाना, कुछ नहीं करना है आपको। ये दोनों रिएजेंट है, पहले फिनॉल था, मिथाइल क्लोराइड था, AlCl3 जब निकाला है NaOH। जैसे आप NaOH ले आते हो तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से COH। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाएगा कुछ इस तरह से AOH, या फिर ये बन जाएगा यहाँ पर CHO। तो लिखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इसको नाम क्या देते हैं भाई, इसको हम लोग नाम देते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डी कैसे लिखेंगे, इस तरह से सैलिसैल्डिहाइड ये बनता है, आपको ये ध्यान रखना है।
एक चीज और इसी से मिलता जुलता है, कैसे बना होगा वो छोड़ो, आपको प्रोडक्ट बस याद रखना है दोस्त, केवल प्रोडक्ट याद रखना है। एक और इसी से मिलता जुलता है कोल्बे रिएक्शंस, तो मैं अभी समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी तरह से कुछ नहीं याद करना है, एकदम डायरेक्ट। देखो नेक्स्ट देख लो, टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा दे रहा हूं। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है भाई, ये है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। सेम चीज रहेगा, बिल्कुल सेम चीज, एक भी चेंज नहीं होगा। OH रहेगा फिनॉल, इसको आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, CH3। एक मिनट भाई देख लेता हूं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है कोल्बे रिएक्शंस में। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में और लास्ट में रिएक्शन करा देते हैं CO2। देखो कुछ नहीं, उसमें ये सेम था ये चेंज हुआ, इसमें ये सेम रहेगा ये चेंज हो जाएगा, तो NMH हुआ है CO2। जब ऐसा रिएक्शन कराओगे और यहाँ पर H+ लिख देना और सीधा सीधा सैलिसिलिक एसिड बना देना भाई, ये OH बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, बस ये तरीका है। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये ना बन करके ये बन जाए C डबल बॉन्ड O और OH, बस इस तरह से अपने को प्रोडक्ट याद करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करना है भाई। तो देखो एक नाम के हेल्प से मैंने 3 रिएक्शन बता दिए हैं भाई, यही ऑर्गेनिक में याद है क्योंकि मैकेनिज्म तुम करोगे नहीं मुझे पता है, और उतना मैं बताऊंगा भी नहीं। इसका मैकेनिज्म भी होता है कैसे कैसे रिएक्शंस करता है, पर अपने को सीधा इतना याद रखना है कि कोल्बे रिएक्शंस के अंदर में फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का मतलब एसिड होता है। तो ये अपने को याद रखना है भाई, इतना याद हो जाएगा दोस्त।